हेलो एवरीवन विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपनी क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट के वास्तविक संख्याओं और उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और इससे संबंधित हमने उसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को भी पढ़ा था। उसके साथ ही वहाँ पर हमने 1 से लेकर के 4 तक के जो उदाहरण थे उनको भी साथ में कंप्लीट किया था। और हम इस क्लास में क्लास सेकेंड में आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। चलो हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं और आज प्रश्नावली 1.1 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि जो विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 में विकल्प दिए हैं, तो इन विकल्पों के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये वाला, तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट विकल्प है 140, तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जैसा कि आपने उदाहरणों में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया था, लेकिन हम इस क्लास में भी उदाहरणों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपने सीख लिया था और यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं जिससे हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने उदाहरणों को कंप्लीट किया था, वहाँ पर हम लोगों ने उदाहरणों को पढ़ा था, तो अगर आपने उदाहरणों का घर पर रिवाइज किया होगा तो आपको यह प्रश्नावली 1.1 अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि उसी जो उदाहरण है उन्हीं के आधार पर ये प्रश्नावली 1.1 टिकी हुई है। तो चलो हम ये पहला जो है क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट विकल्प 140, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे कि 140 ये दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये 140, इस प्रकार से हमने लिख लिया 140। ठीक है, तो उसके बाद 140 लिख लिया हमने, इस प्रकार से लाइन खींच दी। उसके बाद 140 में सबसे पहले 2 से भाग देकर देखते हैं, तो 2 से भाग देने पर यह पूरा कट गया 70 बार। शायद अगर ये 2 से भाग देने पर पूरा ना कटता फिर क्या होता, अगर ये 2 से भाग देने पर पूरा ना कटता तो फिर इसमें हम 3 से भाग देते, अगर 3 से ना कटता 4 से देते, यानी कि हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि जो हमारे जिस संख्या के हम गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, वो पूरी कट गया। जैसे कि 140 को काटने के लिए हमने 2 से भाग दिया, ये 70 बार पूरी कट गई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 70 और यहाँ लिख दिया 2। उसके बाद 70 में अब 2 से भाग चला जाएगा, तो वापस से 2 से भाग दिया 70 में। ठीक है, उसके बाद 2 से 70 में दिया तो ये हमारे 35। उसके बाद अब 35 में जाएगा हमारा 5 से, 3 से नहीं जाएगा ना 4 से जाएगा, तो हमने यहाँ पर 5 से दिया, तो ये हमारा आया 7, 5 7 35, यानी कि 7 आ गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, 7 से भाग दिया 7 में, तो यहाँ ये गया हमारा 1 बार। तो इस प्रकार से हमारे ये अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यानी कि 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। हमें यहाँ पर जब तक कि यह प्रक्रिया अपनानी है, जब तक कि यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में 1 आ गया, तो इसलिए यह प्रक्रिया हम बंद कर देंगे और जो हमारी इस साइड निकल कर आएंगे ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आए। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड विकल्प 156 जिसमें अंक दिया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13, ये इसके निकल आएंगे अभाज्य गुणनखंड। और थर्ड विकल्प जो है इसका 38 25 यानी 3825 की भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि 3 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 2 गुणित 17। इस प्रकार से आप इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना यहाँ पर ऑलरेडी सीख लिया है, तो इससे कि ये हमारे निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा जो विकल्प है, तो यानी फोर्थ विकल्प है, इसके 5005 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ऐसे ही जो पांचवा विकल्प है इसका भी आएगा 7429 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सॉल्यूशन देख लिया और जो भी हमें विकल्प दिए थे सभी के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट विकल्प देखने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला है 26 और 91। तो 26 91 के हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली 1.1 उदाहरणों के बेस पर टिकी हुई है, तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया था, अगर आप लोगों ने उदाहरणों को कंप्लीट किया होगा, अगर उन्हें घर पर रिवाइज किया होगा, तो आपको ये प्रश्नावली 1.1 ईजी लगेगी, एकदम सरल लगेगी। तो इसलिए लगभग ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला विकल्प उसी के आधार पर टिका हुआ है और शायद दूसरा और तीसरा भी उसी के आधार पर टिका हुआ है। तो चलो हम यहाँ पर पहला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, जिसमें दे 26 और 91 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना जैसे कि हमने यहाँ पर सीख लिया है, तो हमने 26 के 2 गुणित 13 ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले। ऐसे ही 91 के इस अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 13 निकल आए। उसके बाद HCF इसका ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है उन्हें लिखना है। जैसे कि ये दोनों कॉमन है अभाज्य गुणनखंडों में 13 13, तो हमने 13 एक बार लिख लिया, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल आ गया HCF। उसके बाद हमें ज्ञात करना है LCM, तो LCM ज्ञात करने के लिए जो कॉमन है उसे लिखते हैं, एक बार जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेते हैं। जैसे कि ये कॉमन है इसे एक बार लिख लिया, उसके बाद 7 और 2 ये कॉमन नहीं है तो इनको भी एक एक बार लिख लिया। ऐसे हमने यहाँ पर ये लिख लिया और 13 गुणित 7 गुणित 2 करा, इनका सबका गुणा किया। इस प्रकार हमारा 182 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट भी है जिसमें कि हमें आंसर निकालने के बाद इनका सत्यापन करना है, यानी कि उत्तर की जांच करनी है कि जो हमारा आंसर निकला है ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या में क्या है, दो संख्याएं हमारी 26 और 91। तो A बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, A बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 26 और B बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम 91। इस प्रकार 26 और 91, तो हमने A बराबर 26 लिख लिया और B बराबर 91 लिख लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ AB के स्थान पर 26 गुणित 91 कर दिया बराबर HCF LCM हमें ज्ञात हो गए थे 13 और 182, 13 और 182। तो यहाँ बीच में बराबर का निशान है, यानी कि दोनों पक्ष हमारे बराबर होने चाहिए। जो ये पक्ष होता है ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है ये इसे बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट यानी ये उल्टे हाथ साइड तरफ है बायां पक्ष है, और ये वाला हमारा दायां पक्ष है। लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को दायां पक्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार से 26 गुणित 91 को किया तो हमारा ये आया 2366 आंसर। ठीक है, उसके बाद बराबर के निशान लगाकर यहाँ 13 और 182 का गुणा किया, यहाँ पर भी 2366 आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा यह उत्तर सही है। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः यह उत्तर सही है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट विकल्प भी देख लिया और उसका सॉल्यूशन कर लिया। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप लोगों के होमवर्क है जो कि आप घर पर ट्राई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में का फर्स्ट विकल्प है जिसमें हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है जिसमें हमें तीन संख्याएं दी हैं 12, 15 और 21। ठीक है, तो पहले हम 12, 15 और 21 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड निकालना आपने यहाँ पर सीख लिया है, तो हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 12 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणित 3 गुणित 2, और 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणित 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणित 7। तो इस प्रकार से हमारा 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। अब हमें ज्ञात करना है HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए जो हमारी तीनों संख्याओं में कॉमन है उसे लिखते हैं पहले। तो पहले हमारा तीनों अंकों के अभाज्य गुणनखंड में जैसे कि 3 कॉमन है तो इसको लिख लिया यहाँ पर हमने। इसके बाद हमारा और कुछ कॉमन नहीं है। अगर 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंडों में कुछ कॉमन होता तो हम उसे लिखते HCF में, और अगर यहाँ नहीं है तो अगर 21 और 15 के में होता तो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि तीनों में जो कॉमन हो उसे लिखना है, और अगर दो संख्याओं में कॉमन है उसे भी लिखना है, तीन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हमारा यहाँ पर निकल कर आया 3। इसके बाद हमने LCM ज्ञात करना था हमको, तो हमको LCM ज्ञात करने के लिए जो कॉमन है उसे भी लिखते हैं एक बार, और जो कॉमन नहीं उन्हें भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 कॉमन था तो इसे एक बार लिख लिया, और 5 कॉमन नहीं था तो इसे भी लिख लिया, 7 कॉमन नहीं था तो 7 को भी लिखा, और 2 यहाँ पर कॉमन नहीं थे ना, यहाँ ये अलग अलग थे तो इनको भी एक एक बार हमने लिख लिया। यानी कि हमको यहाँ पर LCM ज्ञात करने के लिए वे पार्ट लिखने होते हैं जो अगर तीनों में कॉमन है तो उसे एक बार, अगर 2 में कॉमन है तो एक बार, अगर वह ना 2 में कॉमन है ना 1 में, वो अकेला है तो उसे हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 की ही अभाज्य गुणनखंड है तो इनको हमें दोनों को ही लिखना पड़ेगा, 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, और 5 अकेला है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो 5 को लिख लिया, और 7 भी कॉमन नहीं तो 7 को भी लिख लिया। इस प्रकार हमने इन सभी का गुणा कराया और LCM हमारे 420 निकल कर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट विकल्प आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर तीसरे के सेकंड और थर्ड विकल्प सॉल्व होने हैं, जो कि आपके होमवर्क है, आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, उन्हें आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में HCF बराबर हमें दिए रखा है 9, इसके साथ ही A बराबर दिया है 306 और B बराबर दिया है 657। ठीक है, इसके साथ में हमें LCM ज्ञात करना है, तो यानी कि हमें दो संख्याएं दी हैं 306 और 657, और HCF दिया है इनका 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं कि A इंटू B बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले पर ये अंक रख देंगे और हमारा LCM ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि A का मान हमें 306 तो 306 लिख दिया, B का मान हमें दिया है 657 तो 657 लिख दिया, और HCF हमें दिया है 9 तो हमने 9 लिख दिया, LCM हमें ज्ञात करना तो LCM लिख दिया। तो 657 इंटू 306
तो हमने 306 गुणे 657, ये 9 है जो बटे में चला जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इस तरह। तो 9 से 657 काटा 73 बार, इस प्रकार एलसीएम बराबर 73 गुणे 306। तो हमारा एलसीएम आ गया 22,338। ये हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लिया। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में एन का मान हमें प्राकृतिक संख्या रखना है यहाँ पर, और 6 की घात एन का मान प्राकृतिक संख्या रखने पर क्या ये 0 होता है, नहीं होता, ये हमने सिद्ध करना है। यानी कि ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 के तरीके से है। तो इसलिए मैंने तो आपसे कहा था पहले स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन हम उदाहरणों को हल किया होगा आपने और उनका रिवाइज किया होगा, तो आपको ये प्रश्नावली एकदम ईजी लगेगी। तो उसी प्रकार की इसमें लगभग बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जैसे कि हमें एन का मान प्राकृतिक संख्या रखना है, एन का मान केवल और केवल हमें प्राकृतिक संख्या रखना है। प्राकृतिक संख्या के अलावा हमें इसका मान और कुछ नहीं रखना है, जैसे कि सम संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी चीज़ नहीं रखनी, केवल हमें प्राकृतिक संख्या रखना है, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या एन का मान रखने के लिए कह दिया गया है। तो 6 की घात एन बराबर 0 आता है या नहीं ये हम जानते हैं। तो माना कि यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन, इसे सिस्टमेटिकली तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ सॉल्यूशन, माना कि 6 बराबर एन बराबर 2 है, तो यानी कि हमने एन का मान 2 रख लिया। आप चाहें तो एन का मान 3, 4, 5 यानी प्राकृतिक संख्या कोई भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 रख लिया। तो एन का मान 6 की घात एन में रखने पर तो एन बराबर एन 6 की घात एन, हमने लिखा 6 की घात एन। इसके बाद 6 की घात एन का मान हमारा 2 था, तो हमने यहाँ लिख लिया 2, ठीक है। उसके बाद 6 की घात 2 चढ़ी है, तो इसलिए हमने 6 का गुणा 6 2 बार कराया, 6 गुणे 6, 6 इंटू 6, तो इस प्रकार हमारा ये निकल कर आया 36। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः 6 की घात एन बराबर 0 आना असंभव है, क्योंकि 6 की घात एन में का मान, अगर हम 6 की घात एन है तो उसमें एन का मान प्राकृतिक संख्या रखते हैं, तो इसका मान 0 नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा आना असंभव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 विकल्प हैं। जैसे पहला विकल्प है 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन संख्याओं को यह सिद्ध कराना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, और अगर भाज्य संख्याएं हैं तो हमें कारण देना है, ये हमें बताना है, यानी कि इन क्वेश्चन में हमें कारण देना है। तो ठीक है, जैसे कि ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हल करने के लिए हमें सबसे पहले भाग करना होता है, उसके बाद गुणा के बाद जोड़, फिर घटाना, यानी कि ये फॉर्मूला होता है या एक सिस्टमेटिकली तरीका होता है इस प्रकार क्वेश्चनों को करने के लिए। पहले तो हमें भाग करना होता है, यहाँ पर हमें भाग दिया नहीं है, ठीक। उसके बाद करना होता है हमें गुणा, तो गुणा यहाँ पर दिया है, जैसे कि 7 और 11 का और 13 का, तो हमने 7 और 11 का गुणा किया, 70 आया, गुणे 13 प्लस के 13, ठीक। अब क्या बच्चा, गुणा और जोड़ दोनों बचे, तो अब क्या करना है, हमें फिर से हमें गुणा करा देना है। तो 70 गुणे 13, तो ये आ गया हमारा 1001 प्लस के 13, ठीक। तो 1001 में 13 जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 1014। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह संख्या भाज्य है, क्योंकि 1014 जो हमारी संख्या है वह 1 और 1014 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, जो यह 1014 संख्या है, 1014 संख्या 1 व 1014 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित है। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया, इसका सॉल्यूशन देख लिया। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा विकल्प है, जो कि आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक। इसे आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट के द्वारा लगेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक लड़का और एक लड़की, जिस लड़के का नाम है सोनिया और लड़के का नाम है रवि और लड़की का नाम है सोनिया, ठीक। तो दोनों लोग एक मैदान का पथ है, उसके चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं उस चक्कर लगाने के लिए। तो रवि ना सोनिया एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक। और जो हमारी सोनिया है, सोनिया को उस मैदान के चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि है, रवि को लगते हैं उस मैदान को लगाने में 12 मिनट, ठीक। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट उस चक्कर लगाने में उस मैदान के, और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो यानी वह प्रारंभ वहाँ से जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों लोग साथ में दौड़ रहे हैं। तो उनको हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हल करना है हमें, कि हल करके ये ज्ञात करना है कि जो सोनिया और रवि हैं, तो ये लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से स्टार्ट तो कर रहे हैं भागना, लेकिन ये कितनी समय बाद बराबरी में भागते हुए नजर आएंगे, या फिर ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक तेज भाग रहा है और एक स्लो भाग रहा है। तो इसमें यही पूछा गया है कि कितने समय बाद ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे या एक ही स्थान पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना होता है, तो इसलिए 18 और 12 के हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18, 12 के एलसीएम करने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड निकाले, जैसे कि 12 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 2, 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, जैसे 2 यहाँ पर ये कॉमन, इसे एक बार लिख लिया।
3 भी कॉमन है, इसे भी एक बार लिख लिया। ये 3 कॉमन नहीं है, इसे लिख लिया। ये कॉमन नहीं है तो इसे लिख लिया। अब हमने 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 का गुणा कराया, इस प्रकार हमें 36 निकल कर आया। यानी कि जो सोनिया और रवि हैं, ये दोनों यानी लोग एक स्थान से जब दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो यह 36 मिनट बाद आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि 36 मिनट बाद ये आपस में बराबर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने यह अपनी क्लास ख़त्म हुई हमारी। हमने यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया। हम अपनी अगली क्लास में अब आगे इससे प्रश्नावली 1.1 खत्म कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पर हमने इन सभी के सॉल्यूशनों को देख लिया। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे। और जब अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चलो हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।